नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। जो लोग सीटेट में हैं उनके लिए मैं पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और काफ़ी अच्छा तरीका से पेडागोजी बताऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो है उसमें पेडागोजी एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है। और मैं गणित पेडागोजी भी कराऊंगा और जो लोग सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लिए हैं उनके लिए मैं संस्कृत पेडागोजी का क्वेश्चन भी कराऊंगा। केवल मेरे चैनल पर आपको पेडागोजी मिलेगा, बाकी आप लोग देख लीजिए अच्छा से तरीका से ताकि आपका सीटेट निकल जाए। पेडागोजी मैं जब कराऊंगा, अगर उसको अच्छा से पूरा देखते हैं वीडियो तो निश्चित रूप से आपका अच्छा नंबर आएगा और आप 100+ नंबर लेकर के आइएगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की। और प्रथम क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है। नेगेटिव प्रश्न पूछ दे रहा है। ठीक है। तो मूल्यांकन मापन से पहले होता है, परंतु मापन मूल्यांकन के बाद होता है। देखिए, मूल्यांकन मापन से पहले नहीं होता है। ठीक है। पहले मापन होगा, उसके बाद क्या होगा, मूल्यांकन करेंगे कि क्या क्या उसमें बचा है, क्या क्या है। ठीक है। इसलिए आपका ये प्रथम ऑप्शन जो है गलत है, जिसके कारण ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है। बात सही है, परंतु मापन अंक आधारित होता है। बात सही है। कोई भी चीज़ का आप अगर माप कर रहे हैं तो उसमें अंक लिखिएगा ना, 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है। तो मापन जो है वह अंक आधारित होता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है वह स्थिति आधारित होता है। ये बात सही है। ठीक है। चलिए, तो आपका ये गलत होने के कारण ये सही हो जा रहा है। ये आपका सही है ना। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था। तीसरा ऑप्शन है कि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, परंतु मापन किसी एक चार या गुण का होता है। चर गुण का होता है। चर गुण बोले तो 1 2 3 है ना, इस तरह से चर गुण का होता है। मूल्यांकन में घटना या तथ्य का मूल्यांकन ज्ञात किया जाता है। बात सही है। घटना घटता है तो भी मूल्यांकन, बढ़ेगा तभी मूल्यांकन। परंतु मापन में घटना तथा तथ्य के विभिन्न परिणामों को प्रतीक चिन्ह द्वारा निश्चित किए जाते हैं। बात सही है आपका। तो आपका नेगेटिव प्रश्न होने के कारण प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, उद्देश्य नहीं है। तो अध्ययन अध्यापक को प्रभावशाली बनाता है। देखिए, अगर आप एक शिक्षक हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप अध्ययन करके घर से जाइएगा, जो चीज़ को पढ़ाना है तो और बेटर से पढ़िएगा और अच्छे तरीका से पढ़ाइएगा। तो वही कह रहा है कि अध्ययन अध्यापक को प्रभावशाली बनाता है। बात सही है। नेगेटिव प्रश्न है, गलत ऑप्शन को मारना है। शिक्षकों की कुशलता सफलता का पता लगाना। देखिए, शिक्षकों की कुशलता जो है वह सफलता का क्या है, पता चलता है। बोले तो वह किस प्रकार से सफल हुआ है यह पता चलता है। उपयुक्त दोनों सही है। बात सही है। उपयुक्त दोनों में कोई सही नहीं है, बात गलत बोल दिया, जिसके कारण आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है 3 नंबर। थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को, और छोटा। चलिए, प्रश्न है आपका, हाँ, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जो दिया है कथन, उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात निदानात्मक मूल्यांकन होता है। कोई भी चीज़ का उपचार कर रहे हैं उसके बाद निदानात्मक मूल्यांकन होता है, यह गलत बात है। पहले निदान कीजिएगा कोई चीज़ का, तब उसका उपचार कीजिएगा। ठीक है। इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। मान लीजिए कोई रास्ता में जा रहे हैं, आप किसी का इमरजेंसी है, ठोकर लगा है, तो सबसे पहले उसको प्रारंभिक निदान करेंगे, तब उसका उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ठीक है। इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत बोल रहा है। पहले उपचार बता दे रहा है, बाद में निदान बोल रहा है। पहले आप निदान कीजिए जिसका ठोकर लगा है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण विधि
और शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। तो अपने व्यवहार में, संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करना ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो ये आपका बी सही है। आगे देख लेते हैं क्या है। संकलनात्मक मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन होता है। देखिए, संकलनात्मक मूल्यांकन के द्वारा ही क्या होता है, अधिगम आप किस प्रकार कर रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, और शैक्षणिक उपलब्धि आपका किस प्रकार से है उसके बारे में भी पता चलता है। इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए छोटा कर लेता हूं। प्रश्न है आपका कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की किस विधि द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किस प्रकार के विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आप एक शिक्षक है, सतत व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस प्रकार का जिज्ञासा उत्पन्न किया जा सकता है। तो निरक्षरण, तो ये गलत बात है, निरक्षर नहीं है। साक्षात्कार, ये भी गलत बात है, 1 to 5 में नहीं चलता है। दत्तकार आपको कभी नहीं मारना है। दत्तकार बोले तो होमवर्क आपका गलत होता है सीटेट में। प्रश्नोत्तर, किस चीज में जिज्ञासा उत्पन्न होगा, तब प्रश्नों के उत्तर में जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की शिक्षिका माधुरी अपने शिक्षार्थियों को निरंतर दत्तकार देती है। दत्तकार से वह क्या सिद्ध करना चाह रही है, यह बता देना है। आप एक शिक्षक है, अपने बच्चों को रोज दत्तकार दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ये बात बताना है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक, मौलिकता, संज्ञानात्मक आदि गुणों को पता करना चाहती है। गलत बात है, दत्तकार का ये अर्थ नहीं है। ठीक है, संज्ञानात्मक और सृजनात्मक तभी पता चलेगा जब बच्चा आपके सामने में बैठ करके कोई चीज को अपना अध्ययन करेगा, तब आप उसको देखिएगा, तब सृजनात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए आपका यह ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षार्थियों में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती एवं उत्तेजना उत्पन्न करना। चुनौती ये जो शब्द है, ठीक है, होमवर्क से चुनौती उत्पन्न नहीं होता है, ये आपका गलत हो गया। शिक्षार्थियों को सूचना खोजने और अपने विचार का निर्माण करने में मदद करती है। तो होमवर्क जो है वह आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, वह बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन करना चाहती है। आप एक शिक्षक है, होमवर्क किस लिए दीजिएगा, ताकि बच्चे के अंदर संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन हो सके कि हमारा जो बच्चा जो पढ़ा है वह होमवर्क करके आएगा कि उससे होमवर्क नहीं होगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि क्विज और प्रतियोगिता के द्वारा क्या होता है यह बताना है। शिक्षार्थियों को एक विशेष विषय की विशेष सूचना का पता चलता है। गलत बात है, विशेष विषय और विशेष का सूचना उसको पहले से ही रहता है, बच्चों को बताया जाता है ना, तो केवल प्रतियोगिता से नहीं होता है। बच्चे के ज्ञान, सहयोग की भावना, प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। देखिए, सबसे आपका बेटर शब्द हो जाएगा प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन। ठीक है, क्विज जब कराइएगा, बहुत सारा समूह बैठा रहेगा और वहाँ जब आप क्विज कराइएगा तो बच्चा जवाब देगा, तो उसको प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बैठा है बच्चा, तो जवाब देगा, तो उस बच्चे का ज्ञान, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन हो जाएगा जो बोलेगा बच्चा क्विज में। व्यक्तित्व विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन होता है, यह गलत बात है। विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन यह क्लास में ही हो पाएगा। बच्चे के आंतरिक विचार का पता चलता है, ये गलत बात है। प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है कि वह बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, क्विज आप करा रहे हैं तो। ठीक है, बोल पा रहा है तो उसके अंदर प्रजातांत्रिक गुण है, नहीं बोल पा रहा है तो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डी 7 नंबर।
एक अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो उसकी वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए कि व्यवहारिकता होनी चाहिए। तो अच्छा परीक्षण कब होगा? जब व्यवहारिकता की भावना दिखाई दे। ठीक है, अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? कि बच्चे में क्या हो? व्यवहारिकता की भावना का विकास हो। इसके लिए आप एक शिक्षक हैं, तत्पर रहिएगा कि मेरे बच्चे के अंदर व्यवहारिकता की भावना का विकास हो। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा कि एक अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तो अच्छा, आप कोई चीज़ उसको बोलते हैं परीक्षा लेना, तो उसकी वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए उस प्रश्न के अंदर, वस्तुनिष्ठता, प्रश्न ABC वाले जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर विश्वसनीयता होना जरूरी है, वैधता भी होनी जरूरी है, व्यवहारिकता भी होना चाहिए बच्चों के अंदर। तो इसलिए आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना? क्या हो जाएगा आपका? सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास पर जोर देना चाहिए, क्यों? यह बताना है। तो इससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मदद मिलता है। भाषा से सतत व्यापक मूल्यांकन में मदद नहीं मिलता है। यह बताना है कि इसके मन प्रेरक कुशलताएं विकास होती है। ये गलत है। प्राथमिक स्तर पर बोला है 1 to 5 में भाषा का विकास जोर देना चाहिए, क्यों? ताकि विचार के अभिव्यक्ति देने और परिवेश के अवलोकन करने के लिए जरूरत हो। अपने विचार की अभिव्यक्ति क्या है, इसके लिए भाषा का विकास करना चाहिए, ताकि वह अपना शब्द को प्रकट कर पाए समाज में, या परिवेश यहाँ पे लिखा हुआ है। और पर्यावरण के लिए परिवेश, समाज, वातावरण जो शब्द होते हैं वास्तविक जीवन, वह सही होते हैं। इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 9 क्या कह रहा है कि NCF 2005 कक्षा 1 और 2, पहला से दूसरा बोल रहा है, ठीक है, 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय सिफारिश नहीं करता है, परंतु शिक्षार्थी मूल्यांकन की बात कहता है। इस मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 to 5 में पर्यावरण नहीं पढ़ना है, तो कौन सा सत्य नहीं है इस मूल्यांकन के बारे में? तो मूल्यांकन औपचारिक होना चाहिए, ये गलत बात है। मूल्यांकन औपचारिक होना चाहिए, ये गलत बात है 1 to 5 में। दूसरा ऑप्शन क्या है कि शिक्षक को बच्चे का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करना चाहिए। बात सही है, अवलोकन कीजिए और उसके साथ साथ उसका मूल्यांकन भी करते रहिए, तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन बी हो रहा है। लेकिन नेगेटिव प्रश्न होने के कारण आपका ए सही होगा। सी ऑप्शन देखिए, शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन को उसके अभिभावक को बताना चाहिए। देखिए, बच्चों का जब मूल्यांकन हो रहा है तो उसके अभिभावक को बताइएगा, तो उनके अभिभावक को पता भी चलेगा कि हमारा बच्चा कहाँ तक पढ़ रहा है और उसमें कहाँ कमी है, ताकि उसके अभिभावक उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। इसलिए यहाँ पे आपका सही हो रहा है। बच्चे के प्रगति कार्ड पर बच्चे की अभिरुचि, क्षमता, कुशलता, स्वास्थ्य की स्थिति सूचना देनी चाहिए। बात सही है, जो रिजल्ट होना चाहिए उस पर सभी चीज़ को देना चाहिए, केवल रिजल्ट नहीं देना चाहिए। अगर केवल वाले ऑप्शन रहे उसको आप कभी भी गलत मार्क करिएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 10 नंबर। 10 है आपका कि ईशान ने गंध के आधार पर चीज़ों का आकलन करना सीख लिया है। कोई विद्यार्थी है जो किसी चीज़ को सूंघ कर, किसी वस्तु को पहचान कर अलग करना सीख लिया है, आंख बंद किया गया है। इस कथन के द्वारा कौन सा आकलन होगा, किस प्रकार का आकलन होगा, यह बताना है। तो प्रश्न करना तो होगा नहीं, गंध चुनने का काम हो रहा है यहाँ पे, व्याख्या भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई यहाँ पे नहीं हो रही है। कोई चीज़ को सूंघ करके आकलन कर रहा है, विश्लेषण भी नहीं हो रहा है, सब पढ़ाई में होता है। वर्गीकरण बोले तो क्लासिफिकेशन, बांटने का काज हो रहा है।
चुनने का काज हो रहा है, शुंग करके, तब वर्गीकरण हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है? तो इसमें जो आपका होगा न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है। दाल पकाने से पहले दाल भिगोई क्यों जाती है? तो इस प्रश्न से न्याय और समानता के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, अपने बच्चों से पूछे कि दाल पकाने से पहले दाल भिगोई क्यों जाती है, तो इससे न्याय और समानता के बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत है। एक नवजात शिशु सिर्फ दूध ही क्यों पीता है, तो इससे भी न्याय के बारे में पता नहीं चल रहा है। न्याय के बारे में तब पता चलेगा जब बचे हुए भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। यह न्याय की बात है कि जो भोजन बच जा रहा है उसको जमीन पर मत फेंको, उसका उपयोग किया जाए, उचित उपयोग किया जाए, जो भी जानवर है उसको दे दिया जाए। तो यहाँ न्याय की बात हो रही है। इस ऑप्शन में आपको खुद पता चल रहा है कि भोजन को जमीन पर मत फेंको, इसलिए यहाँ पे न्याय की बात हो रही है, जिसके कारण आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों, मैं आपको सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी कराऊंगा। सेकेंड लैंग्वेज मैं इंग्लिश नहीं कराऊंगा, केवल संस्कृत का कराऊंगा, जो लोग संस्कृत लिए हैं, और अच्छा तरीका से कराऊंगा संस्कृत का। चुटकियों में आप बना करके आइएगा, 20 का प्लस आएगा 30 में से आपका। मैं पेडागोजी संस्कृत का कराऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका लास्ट प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में क्या करना चाहिए? देखिए, आप एक शिक्षक है, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में अभिभावक से चर्चा करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या है। बच्चे के आकलन को पूर्ण आकलन के साथ साथ तुलना करना चाहिए। देखिए, तुलना कभी मत कीजिए। साइकोलॉजी में कहा गया है, मनोविज्ञान में कहा गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा कि तुलना करने से बुद्धि घटती है। याद रखिए शब्द, तुलना करने से बुद्धि घटती है। क्यों घटती है भाई? तो आप किसी से तुलना करने कहेंगे कि वो जो बच्चा है वो हमसे तेज है, तो आप तुलना करने अपने आप को नेगेटिव में ले जा रहे हैं, जिसके कारण आप पिछड़ जाइएगा। ये आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तुलना कभी मत कीजिए। बच्चे के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए, ये भी बात गलत है। गुणात्मक उल्लेख कभी मत कीजिए। तो आपका प्रथम शब्द सही है। कोई भी बच्चा कमजोर है तो आप उसके अभिभावक से चर्चा कीजिए कि क्यों कमजोर है, तब आप उस बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। ठीक है, और लाइक करके जाइए। आप लोग के लिए मैं बेहतर तरीका से पेडागोजी कराऊंगा, ताकि आप लोग सीटेट का एग्जाम बार बार देना नहीं पड़े। एक बार में आप लोग सीटेट निकालें। और मैं संस्कृत पेडागोजी कराऊंगा और गणित पेडागोजी अभी करा दिया हूँ। कुछ 2020 के लिए मैं फिर से कराऊंगा, 19 में कराया था। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद।